मेरा नाम है सुमित मिश्रा और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पे डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली ही इंडिया एंड फ्रांस की साफ्रान के बीच में एक इम्पोर्टेंट डील साइन हुई है हमारे फिफ्थ जनरेशन इंजन को लेकर के। और हम लोग उसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, पूरी डिटेल्स में समझेंगे कि क्या डील है, क्या हम लोग को इसके फायदे होंगे और किस चीज़ के चैलेंजेस हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के डिफेंस, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमी, इन सब से ये ओवरलैप करता है, इसकी रिलेवेंस, राइट? सो बिफोर वी स्टार्ट अ डिस्कशन, आई हैव अ वेरी जेंटल रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू। जिन लोगों को हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड प्लीज़ योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल फॉर अस, सो बिकॉज वी नीड टू इम्प्रूव डे बाय डे। योर कमेंट्स will drive us to improve regularly. So let's not waste any time. Let's now begin the discussion. What is the discussion is that now background and context को समझते हैं। बैकग्राउंड क्या है? हम लोग हिस्टोरिकली ही अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, हम लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, उसको लेकर के हम लोग फॉरेन डिपेंडेंसी रखते हैं, हमेशा से डिपेंडेंट रहे हैं फॉरेन पे। इवन हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट जेट्स हैं, या तो वो फ्रेंच ओरिजिन के हैं या तो वो रशियन ओरिजिन के हैं। सपोज हमारा सू 30 MKI, वो एक रशियन ओरिजिन का जेट है और ऑब्वियसली रशियन इंजन यूज करेगा। AL-35 31 इंजन उसमें लगता है। हमारे जो मिक्स है वो भी रशियन है, RD-33 इंजन यूज करते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो खुद का तेजस भी है, उसमें भी जो इंजन लगते हैं वो यूएस इंजन है। हम लोग उसके इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास उसके इंजन की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। इसके स्ट्रेटेजिक रिस्क ये होते हैं कि आपकी जो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज क्रिएट होती हैं, और आप जानते हैं ऐसी वल्नरेबिलिटीज आपके कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान कितनी हजार्डियस आपकी सिक्योरिटी के लिए साबित हो सकती हैं। इसका मुझे लगता है मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की टर्बुलेंस दुनिया भर में चल रही है, दुनिया भर में आपकी फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है, आपकी एनिमी कंट्रीज नहीं है, ऑल यू डोंट हैव ट्रस्ट एनीवन। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या हम लोग ने कोशिश नहीं करी? ऐसा नहीं है। हम लोग ने तेजस जब डेवलपमेंट कर रहे थे तेजस का, तो हम लोग ने उसके इंजन को बनाने के लिए भी एक एक प्रयास किया था। वो था हमारा कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कावेरी इंजन में हम लोग ने तेजस के लिए क्राइटेरिया रखा था, हम लोग को 52 किलो न्यूटन का टारगेट रखा था, इतना इंजन चाहिए। हालांकि 2008 में इसको स्क्रैप कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर पाया। इसके कुछ हाई एल्टीट्यूड थ्रस्ट इश्यूज भी आए थे। सो इस वजह से इसको तेजस से हटा करके हम लोग ने तेजस में यूएस के इंजन यूज करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि अभी अपडेट ये आ रही है कि आज हम लोग जो ड्रोन्स बना रहे हैं, हो सकता है हम लोग कावेरी इंजन का यूज उसमें कर लें। अब ये फेल क्यों हुआ, इसके ऊपर हम लोग को एक ओवरव्यू रखने की जरूरत है। हम लोग ने गेस करिए हम लोग ने इस पे कितना पैसा लगाया होगा। हम लोग ने इस पे सिर्फ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, इस पे सिर्फ $1 बिलियन लगाए 20 साल में। हम लोग ने 1990s से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करा और 2008 के आसपास इसको बंद कर दिया गया। हम लोग ने इस पे $1 बिलियन लगाए। बहुत कम है, पीनट्स है। आप ऐसी डिफेंस R&D कर रहे हो, आपको R&D में पैसा झोंकना पड़ता है, तब आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं। $1 बिलियन में आप अगर सोचो कि आपको एक प्रॉपर्ली जेट इंजन बन के तैयार हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी, यू आर गोइंग ऑन अ वेरी रॉन्ग ट्रैक। और हम लोग को नतीजा मिला भी, हम लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजन बना नहीं 52 किलो न्यूटन का। सो हम लोग को इसको क्रैक करना पड़ा। अब हम लोग को न्यू इंजन की जरूरत क्यों है? आप ये देख रहे हो तेजस के साथ इश्यूज क्या है। तेजस कोई इश्यूज नहीं है, उसके सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के इशू है। मैन्युफैक्चरिंग के इशूज किस लिए? क्योंकि यूएस के इंजन यूज होते हैं, तो हम लोग ने जो डील साइन कर रखी है उससे इंजन की कि हमको इतने इंजन बना के देना। यूएस 1 महीने में एक इंजन देता है, हमारा एक एयरक्राफ्ट तैयार होता है। 2 इंजन देता है, 2 एयरक्राफ्ट तैयार होते हैं। 3 इंजन देगा, 3 तैयार होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इतनी क्रिटिकल चीजों के लिए आप डिपेंडेंट हो यूएस पे, और यूएस आपकी आर्म ट्विस्ट कर रहा है, कह रहा है कि हम भी तुमको घुमाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है ना, आप ऐसे अनरिलायबल पार्टनर्स पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। जबकि आपके रीजनल काउंटर जो आपका चाइना है, थ्रेट है, वो J-20 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है, उसके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। उसके पास ऑलरेडी है, ऑपरेशन में है 5th जनरेशन। वो भी 200, ऑलमोस्ट 10 स्क्वाड्रंस उसकी तैयार हो चुकी है।
इस वजह से हम लोग को इसकी जल्दी से जल्दी ज़रूरत है कि हमारा खुद का एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो और हमारा खुद का इंजन भी हो, ताकि हम लोग उसके प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में रख सकें। हम लोग जितने चाहें, जितनी स्पीड से चाहें, उतने बना सकें। लो, मैं ये समझता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। लेट्स अस मूव अहेड। अब ये हिस्टोरिक डील क्यों हिस्टोरिक है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आइए समझ लेते हैं। इसको हिस्टोरिक मैं इसलिए कह रहा हूँ। सबसे पहले इस डील की अनाउंसमेंट आपको लास्ट वीक में हुई, नवंबर में डील साइन हुई। इस डील में हम लोग 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। आपने शायद कोई डील में ऐसा डिफेंस की जो डील्स होती हैं, उसमें आपने बहुत कम ऐसे एग्रीमेंट्स देखे होंगे जिसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है। इसको इतनी जल्दी कोई नहीं करता है, इस वजह से इस एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा? हमारी जो डीआरडीओ और जीटीआरई है, हमारी इंडिया की, एंड जो फ्रांस की साफरान है, वो साफरान ज्वाइंट वेंचर करेगी ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। 100% 100% टीओटी ट्रांसफर होगा। $7 बिलियन की कॉस्ट आएगी एंड हमारा जो गोल है वो ऑलमोस्ट 120 टू 140 किलोमीटर का इंजन बनाने का गोल है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? हम लोग के जो प्राइवेट सेक्टर हैं, टाटा, एल&टी, अडानी, ये तीनों बिड करेंगे। इनमें से जो जीतेगा वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। क्लियर? नाउ एमका ओवरव्यू। एमका का ओवरव्यू क्या है? अब एमका क्या है? एमका का स्टैंड फॉर द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये हमारा खुद का 5th जनरेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अब लोग पूछेंगे जिनको नहीं पता होगा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्या होता है। तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की वैसे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज उनमें डेवलप करी जाती हैं, लेकिन उनकी जो कोर टेक्नोलॉजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके पास स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी मतलब कि उनका जो रडार सेक्शंस होता है वो रडार पे ऑलमोस्ट नॉन विजिबल होता है। मिस्टर इंडिया टाइप टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं फॉर द लेमैन लैंग्वेज। आप इसे ये स्टेल्थ कैरेक्टर एनिमी के जो रडार सिस्टम्स होते हैं वो इसे अपने रडार्स में इसको ट्रैक नहीं कर सकते। इस वजह से इसको जो अटैक करने की जो इसको कैपेबिलिटीज मिलती हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को बाय द स्टेल्थ फीचर, ये उसको एक बहुत ही बड़ा लेवरेज प्रोवाइड करती हैं ओवर द एनिमी, राइट? एंड नाउ द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज दैट इंटरनल वेपन बे। इसके जो टमी है ना, उसके अंदर वेपन्स, इंटरनल वेपन्स बे जिसे कहते हैं, उसके अंदर रखे जाते हैं। जिस वजह से आपने देखा होगा, अगर आपने फाइटर जेट्स देखे हैं, तो फाइटर जेट्स के विंग्स पे हार्ड पॉइंट्स होते हैं, उस पे मिसाइल्स, बॉम्ब्स लटके हुए होते हैं। उनका उनका ड्रॉबैक ये होता है कि जो एनिमी के रडार्स हैं ना, वो उसमें रडार्स में विजिबल आसानी से हो जाते हैं। जब इंटरनल वेपन बे के अंदर होंगे और बॉडी के ऊपर कोटिंग रहेगी रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल की, तो आपके जो इंटरनल वेपन बे फैसिलिटेट करते हैं आपको स्टेल्थ में। फिर तीसरी है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। आप इसे नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन लिंक से को कनेक्ट करोगे, आपके पास मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज आएगी। आपका एयरक्राफ्ट चलेगा, साथ में उसके अगल बगल 5 उसके ड्रोन्स चलेंगे। तो ऐसी कैपेबिलिटीज को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट रखते हैं। सो हम लोग को ऐसी टेक्नोलॉजीज वाला एयरक्राफ्ट चाहिए। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2 माक की स्पीड से चल सकेगा। ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी, कॉम्बैट रेंज होगी। 27 टन्स का ये इसका वेट होगा एंड 6500 किलोग्राम का ये वेपन वेपन पेलोड कैरी कर सकेगा। ठीक है? डिज़ाइन टाइमलाइन क्या कहती है इसकी? एमका की हमारी हमारी एमका की डिज़ाइन टाइमलाइन, अभी इसका क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू हुआ है। ठीक है? 28 से 29 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट करवानी है, टाइमलाइन है। 35 तक इसकी ऑपरेशनल स्क्वाड्रन इंडक्ट करनी है एयरफोर्स में। इनिशियली हमारा टारगेट एम का मार्क वन वन जो आएगा, उसका 120 यूनिट्स हम लोग को एयरफोर्स में इंडक्ट करनी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। हम लोग इस स्लाइड में समझेंगे कि पूरे इंजन का प्रोसेस होता क्या है। ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। सो ये होता है एयरक्राफ्ट इंजन। इसे ही आप टर्बोजेट इंजन्स कहते हैं, टर्बोजेट इंजन्स कहते हैं। इसकी ये बेसिक एक डायग्राम है। हालांकि इसके ऊपर एक बॉडी भी होती है, लेकिन इसका स्केलेटन डायग्राम है। तो आप इसको समझिए कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फैन जैसा, इसे आप एयर ब्लेड कहते हैं। और इसका काम ये होता है कि जो एनवायरनमेंट की एयर है
उसको ये सक करने का काम करता है। ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोपेलर होता है, ठीक है? तो उसको ये सक करने का काम करता है और उस एयर को जैसे ही एनवायरनमेंट से इसने एयर ली, ठीक है? तो एयर को इसने 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है अंदर जाके एयर। एक एयर मतलब सिग्निफिकेंट पोर्शन एयर का, वो चला जाता है इंजन के कोर में, ये जो इंजन के कोर है, और एक एयर को ये बाईपास डक्ट से इधर बाईपास कर देता है और इसको बाद में इसको मिलाता है। अभी नहीं, तो एक बाईपास में चली गई और बाकी की एयर इंजन के कोर में चली गई, ठीक है? अब क्या होता है? इंजन के कोर में एंट्री, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दीज ब्लेड्स, यहाँ पे नाम नहीं लिखा, मैं आपको बता दूं, इसे हम लोग कंप्रेसर कहते हैं। ये यहाँ पे लो प्रेशर कंप्रेसर है, लो प्रेशर कंप्रेसर है, एंड ये पीछे ये हाई प्रेशर कंप्रेसर कंप्रेसर है। कंप्रेसर का काम क्या होता है? जो एयर आ रही है उसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं। पहली, उसके टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ उसको और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि इसके बाद एयर को जाना है कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर ये वही है जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, ठीक है? तो इनका जो आपके कंप्रेसर का काम होता है, एयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेम्परेचर है, उसको बढ़ा देना, उसको बहुत ही हॉट कर देना, एंड साथ ही साथ उसके प्रेशर को प्रेशराइज कर देना, उसका और भी ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर देना। अब वो एयर आगे मूव करती है और वो एयर आती है, आप एरो प्लीज देखते रहिए। एरो आती है ये कंबशन चैम्बर जहाँ आपको फ्लेम्स दिख रही हैं, ठीक है? कंबशन चैम्बर में आपका नोजल से जो फ्यूल टैंक्स है उसकी नोजल से फ्यूल आता है, यहाँ से हॉट एयर आती है, वो एयर एंड फ्यूल आपस में मिक्सअप होते हैं। साथ ही साथ आपके यहाँ पे स्पार्क प्लग्स होते हैं, वो स्पार्क प्लग्स का काम होता है कि वो फ्लेम्स को जनरेट करते हैं। वो फ्लेम्स जनरेट होती है और ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिज़ाइन प्रोसेस होता है। कंबशन चैम्बर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है। कोर चीज़ यहाँ पे चल रही है। आपको यहाँ पे ऐसे मेटल चाहिए, यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है एयर का, आपको यहाँ पे ऐसे मेटल चाहिए जो कि मेल्ट ना हो और उस चीज़ को, उस टेम्परेचर को बियर कर सके। इस वजह से भी ये पार्ट डिज़ाइन का बहुत ही क्रिटिकल है। देन आगे मूव एयर स्टार्ट करती है करना। उसके बाद एयर जो आपकी हॉट एयर है, ये यहाँ पे आपको मिलते हैं हाई प्रेशर टरबाइन्स। ये देख रहे हैं आप? हाई प्रेशर टरबाइन्स मिलते हैं। इनका काम क्या होता है? एयर आई और हाई प्रेशर टरबाइन्स का काम ये होता है कि इनका बेसिक काम ये होता है कि एयर की जो थर्मल एनर्जी है, जो गैसेस पार्टिकल की एयर पार्टिकल की थर्मल एनर्जी है, उसको ये अपनी रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में जो टरबाइन्स हैं ये गोल 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 तेजी से घूमते हैं और उससे रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ आपका जो थ्रस्ट है, तब आपको इंजन थ्रस्ट मिल पाता है आपके टरबाइन के मूव करने से। वो एयर आपके टरबाइन से पास होती है, पहले हाई प्रेशर टरबाइन से पास होती है, फिर लो प्रेशर टरबाइन से पास होती है। उसके बाद आपकी जो बाईपास डक्ट से आपकी जो ठंडी एयर है, क्योंकि इसका टेम्परेचर इस एयर का ज़्यादा है, इन दोनों को आपस में मिला भी दिया जाता है, जो मॉडर्न इंजन है। इसलिए मिला दिया जाता है ताकि उनको एक प्रॉपर एफिशिएंटली उनको थ्रस्ट लॉन्ग टर्म के लिए मिल सके। इस वजह से उनको मिला दिया जाता है। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम होती हैं ताकि ये आपके टरबाइन्स पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है? कूलिंग सिस्टम भी लगाए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी एयर जो होती है ये उसका टेल नोज़ल होती है, टेल नोज़ल के थ्रू वो निकल जाती है। टेल नोज़ल भी 2 टाइप की, मतलब टेल नोज़ल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। आपके जेट इंजन में आफ्टर बर्नर की स्टेज होती है आपके इंजन की। आफ्टर बर्नर क्या होता है? लोग बहुत ज़्यादा अ, आप समझिए इसको बूस्टर के साथ आपके यहाँ पे जो ये नोज़ल्स होंगे, है ना? तो इससे जो आपकी एयर्स निकलती हैं तो आपका थ्रस्ट जनरेट होता है, राइट? नाउ आपके जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स होते हैं, ये जो आपके जो बेसिकली टरबाइन्स होते हैं, इनको सिंगल क्रिस्टल, इनके पास कोई जॉइंट्स नहीं होता है, इनको सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स के थ्रू बनाया जाता है। इसमें बेसिकली टंगस्टन यूज किया जाता है, ठीक है? आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, हाँ, ये पार्ट बचा। इसे एफएडीईसी सिस्टम कहते हैं, इसे फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये एक टाइप का डिजिटल कंप्यूटर होता है सिस्टम। ये इसका काम बेसिकली ये होता है कि पूरे इंजन के प्रोसेस को, जो भी है प्रक्रिया चल रही है, इंजन के प्रोसेस को ये मेंटेन करता है। साथ ही साथ आपका इंजन की रिलायबिलिटी, आपके इंजन के पूरा कंप्लीट ये पूरा थ्रस्ट जनरेशन प्रोसेस, इसको ये मेंटेन करने का काम आपका एफएडीईसी सिस्टम करता है, राइट?
लेट्स अस मूव अहेड। उससे पहले आप एक चीज और देख लीजिए, पुरानी जो डील्स होती थी ना, उसमें ट्रेडिशनल डील में हम लोग को या तो असेंबली करने को मिलता था, ठीक है? हमारी टेक्नोलॉजीज़ खुद नहीं होती थी, हम लोग ना उसमें मॉडिफ़िकेशन कर सकते थे। हम लोग उसपे बेसिकली हमारा कोई अधिकार नहीं होता था और आईपीआर राइट्स तो भूल ही जाओ। ये जो डील हुई है, इसमें ना सिर्फ़ आपको टीओटी मिलेगा, ना सिर्फ़ आप को-डेवलपमेंट करोगे, द मेन पॉइंट इज़ दैट आपके पास आईपीआर ओनरशिप आ जाएगी। आईपीआर ओनरशिप आपको किसी से पूछना नहीं है, आप उसको बेच भी स मतलब जो दूसरे कंट्रीज़ को आप सेल करोगे एयरक्राफ्ट, तब आप उसको सेल भी कर सकते हो बिना किसी से परमिशन लिए, राइट? आपके पास इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाएँगे। हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों इसको हम लोग इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहली बात, आपकी फॉरेन नेशन पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। यू डोंट हैव टू डिपेंड एनीवन फॉर योर ओन डिफेंस नीड्स, ठीक है? सेकंड पॉइंट इज़ दैट आपके पास इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनेगा। डिफेंस डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनेगा और आप डिफेंस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को जन्म दे सकते हो, ठीक है? तो आपको लगता है कि इंजन बन रहा है, एक कंपनी इंजन बनाएगी, उसी को सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्ट स्पेशली मिलिट्री का, स्पेशली डिफेंस का, एक भी अगर कोई चीज़ बनती है, फाइटर जेट्स हों, इंजन्स हों, ऐसी क्रिटिकल चीज़ जब बनती है तो उसमें मल्टीपल उसमें पार्ट्स लगते हैं, थाउज़ेंड्स एंड पार्ट्स लगते हैं। तो उसको हर एक छोटी-छोटी एमएसएमई छोटी-छोटी कंपनीज़ उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ना सिर्फ़ आप एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हो, आप एक इंजन नहीं बना रहे हो, ठीक है? इससे आपके मल्टीपल स्किल्ड यूथ बनेंगे, मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, साथ ही साथ आपके पास अपना एक इंडस्ट्रियल बेस आएगा, ठीक है? फिर बात आत करते हैं टेक्नोलॉजी स्पिल ओवर की। ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ इसे अपने डिफेंस या फिर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हो, बल्कि आप पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जितनी क्रिटिकल चीज़ें की ज़रूरत होती है, उतनी पैसेंजर में नहीं ज़रूरत होती है। पैसेंजर में आपको सिर्फ़ उनको ट्रांसपोर्ट करना है एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है? साथ ही साथ अपने जो इसरो के स्मॉल स्पेस मिशन है, फ्यूचर मिशन्स है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फोर्थ पॉइंट इज़ दैट आपके एनिमी में डेटरेंस क्रिएट होगा। To create a strategic deterrence is the crucial aspect of your national security। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा। एक बहुत बड़े नेशनल सिक्योरिटी थिंकर थे। उनका ये कहना था कि अगर इफ यू हैव टू अवॉइड द वॉर, प्लीज स्पेंड ऑन अ डेटरेंस। अगर आपको जंग को अवॉइड करना है, आप डेटरेंस पे पैसा लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि आप डेटरेंस में नहीं लगाओगे, फिर आपको वॉर में पैसा लगाना पड़ेगा। चॉइसेस इज ऑल योर। सो डेटरेंस बढ़ेगा जब चाइना को ये पता होगा कि इंडिया के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि वो उसके पास फिफ्थ जनरेशन है, अपने फाइटर जेट्स हैं, उसके इंजन्स हैं, तो वो आपके आपसे क्यों ही पंगे लेगा, ठीक है ना? फ्रांस ही क्यों? आपकी फ्रांस को ही क्यों इस पार्टनर सेलेक्ट करा? इतने सारे पार्टनर्स थे। इस वज़ह से सेलेक्ट करा क्योंकि फ्रांस के साथ हमारा एक हिस्टोरिकली ही एक बहुत ही डीपली ट्रस्ट रिलेशनशिप रहा है। उस डीपर ट्रस्ट को रिलेशनशिप को हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे ड्राइव करते हैं। अब क्या है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बेसिकली आपकी डिसीज़न लेने की एक अ, आज़ादी को दिखाता है, ठीक है? आप किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में डिसीज़न नहीं ले सकते हो। आप रसिया से इसलिए ही ना रिलेशन रखो क्योंकि यूएस को अच्छा नहीं लगता या फिर आप चाइना से इसलिए लड़ाई लड़ लो क्योंकि यूएस चाहता है। तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने हिसाब से काम करो, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम करो। तो हम लोग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फ़ॉलो करते हैं और ज़ाहिर-सी बात है, फ्रांस हम लोग को उस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है? साथ ही साथ फ्रांस यूएस या फिर और किसी कंट्रीज़ की तरह ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा उसपे रिस्ट्रिक्टिव मॉनिटरिंग करे कि ये ना करो, वो ना करो, यहाँ पे हमला मत करो, वहाँ पे हमला मत करो। आपको सोवरेन राइट्स की एन्जॉयमेंट करने के लिए फ्रांस आपको ऑफ़र करता है। तो और साथ ही साथ फ्रांस आपका यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आपका परमानेंट मेंबर भी है। आपको कभी भी जियोपॉलिटिकली सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो फ्रांस आपका उस जियोपॉलिटिकल सपोर्ट में आपके आपके लिए वहाँ पे वोटिंग करेगा, राइट? सो दिस इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ वी मूव अहेड। अब की प्लेयर और स्टेक होल्डर को समझ लेते हैं। कौन की प्लेयर्स हैं? मैंने आपको बताया फ्रांस की जो ओईएम है, साफ्रान,
साफरान इसमें जॉइंट वेंचर करेगी डीआरडीओ और जीटीआरई के साथ। फ्रांस का काम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। हालांकि ये इंजन ऐसा नहीं है कि साफरान का ऑलरेडी डेवलप किया हुआ इंजन है। ये एक न्यू इंजन है जिसे हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है। ये जो हमारा एयरक्राफ्ट है हॉल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एयरफ्रेम हमारे एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम बनाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फाइनल असेंबली लाइन क्रिएट करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का काम इलेक्ट्रॉनिक्स वेपन सिस्टम को मेंटेन करने का होगा और इनकी जो बिड है वो हमारी प्राइवेट कंपनीज लगाएंगी, टाटा, एल एन टी एंड अडानी। ठीक है। अंत में यूजर कौन होगा? इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी, राइट। अब हम लोग एडिशनल कोलैबोरेशन समझ लेते हैं। ठीक। एडिशनल कोलैबोरेशन क्या है? एस्टैब्लिश द वर्ल्ड लार्जेस्ट एमआरओ फैसिलिटी फॉर लीप इंजन। और ज़्यादा कोलैबोरेशन फ्रांस के साथ ही बता रहा हूँ आपसे। अभी रिसेंटली हमारी डसॉल्ट एविएशन ने अपनी एमआरओ फैसिलिटी खोली है हैदराबाद में। ऑलमोस्ट $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये फ्रांस के साथ ही है। हमारी जो एरोस्पेस इकोसिस्टम की पार्टनरशिप है। राफेल के लिए हम लोग M88 इंजन्स की जो बेसिकली असेंबली लाइन है उसको हम लोग मेंटेन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ सोर्स ग्रोथ होगी। हमारी टारगेट क्या है? 5 टाइम हम लोग इसकी सप्लाई चेन को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दें। बीएल और सैफरान के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है। कैसा जॉइंट वेंचर? हम लोग प्रिसीजन वेपन्स को बना सकें, जो बेसिकली एयरक्राफ्ट में आप वेपन्स लगाते हो, ग्लाइड बॉम्ब्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, इन चीज को बनाने का काम सैफरान और बीएल साथ में करेंगे। अब एक छोटी सी चीज और करते हैं। जो प्रेजेंट में F-35 है, F-35 दुनिया का इकलौता और बहुत ही प्रोमिनेंट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है, क्योंकि अभी ये ऑपरेशनल है। यूएस एयरफोर्स का F-35 लॉकहीड मार्टिन से द्वारा डेवलप किया गया F-35 लाइटनिंग 2। ठीक है। क्या है इसकी कैटेगरी, क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस, उसको समझते हैं। हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं। हमारी इंडियंस की एक आदत भी होती है, हम लोग अपनी चीज़ों को कंपेयर जरूर करते हैं बेस्ट से। तो बेस्ट है F-35 है। लेट अस कंपेयर आर एयरक्राफ्ट जो कि आने वाला है। हमारी एयरक्राफ्ट की रेंज है ऑलमोस्ट, उसकी फेरी रेंज 3240 किलोमीटर्स की, और F-35 की 2800 किलोमीटर की। तो कॉम्बैट रेंज में, फेरी रेंज में तो ये बेटर होगा हमारा। थ्रस्ट, हमारी जो थ्रस्ट कैटेगरी है वो 110 टू 120 किलोमीटर की थ्रस्ट कैटेगरी है, एम का की। ठीक है। बेसिकली एक चीज और समझिए, हमारा जो एम का है वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, यानी कि हमारे एम का में 2 इंजन लगेंगे। ठीक है। लेकिन F-35 है वो एक ही इंजन यूज करता है। तो F-35 है एक ही इंजन यूज करता है, तो 191 किलोन्यूटन का उसका टोटल थ्रस्ट होता है, क्योंकि एक ही इंजन यूज करता है। लेकिन हमारे यहाँ ट्विन इंजन है, तो 122 इंटू 2 करिए तो 240 किलोन्यूटन का ओवरऑल थ्रस्ट होगा एम का, यानी कि वो F-35 से ज़्यादा थ्रस्ट रखेगा। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, आपके पास पूरे सोवरेन राइट्स होंगे, जितने चाहे उतने बनाइए, जब चाहिए तब बनाइए। फ्रांस और यूएस रिस्ट्रिक्टेड करता है, आपको F-35 तो देगा, लेकिन वो ये बताएगा कि उड़ाना कब है और उसको नीचे कब लाना है। ठीक है। कॉस्ट मेंटेनेंस लोअर होगी, क्योंकि आपका खुद का बनाया हुआ है। ठीक है। आप उसके नट बोल्ट खोल के खुद ही बना सकते हैं। यूएस का, आप उसका सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है, यू कांट ओवरथ्रो दैट। ऊपर से उसकी मॉनिटरिंग। ठीक है। ऑपरेशनल स्टेटस स्टेटस ये है कि 2035 तक ऑपरेशन हो पाएगा। हालांकि F-35 है कॉम्बैट प्रूवन है, इसराइल इसको रोज ड्राइव पे ले जाता है। ठीक है। और बॉम्बिंग करने के लिए। तो की स्ट्रेटेजिक इंसाइट ये है, while the F-35 is currently superior in maturity and sensor fusion, क्लियर है, एविडेंट है, एमका ऑफर इंडियाज अनरिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेटेजिक फ्रीडम। मुझे नहीं लगता कि इससे इंपॉर्टेंट चीज कुछ होती है। ठीक है। The AMCA is specifically designed for Indian requirements, longer range for the China front, twin engine for the reliability of the Himalayas, which are off the shelf F-35 cannot perfectly match. हमारी ज़रूरतें अलग हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। हमारी जो जोग्राफी है, ऊपर हिमालयाज है। ठीक है। अब हिमालयाज पे हम लोग को ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चाहिए। F-35 एक ही इंजन फाइटर जेट से, तो F-35 उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, राइट। अब चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड, हमारा एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप ये है।
2025 में डील साइन करी है। 2028 तक इसका जो बेसिकली क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू होता है, सीडीआर होता है, उसको कंप्लीट कर ले। 2031 तक हम लोग इसको प्रोटोटाइप में उड़ा लें और 2035 तक इसकी एक स्क्वाड्रन बना करके ऑपरेशनल इंडियन एयरफोर्स को दे दें, राइट? Challenges solution matrix क्या कहता है? You can use in your answer writing. Mastering complex metallurgy like single crystal blade. This is the important critical aspect of the whole engine. Critical आपको single crystal blade, उसके thermal barrier coatings, इसकी extreme precision चाहिए होता है इन technologies के लिए, उसको master करना होगा। आपको शॉर्टेज ऑफ स्पेशलाइज्ड एरो इंजन डिजाइनर्स। भारत में प्रॉब्लम ये भी है इंडिया में कि इंडिया के जो स्पेसिफिक टैलेंट्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं पढ़ाई के बाद यूएस, यूरोप। सो भारत में जो नोबेल लॉरेट्स होते हैं उनकी कमी है, ठीक है? तो उनको भी भारत की प्रगति में योगदान देना पड़ेगा। साथ ही साथ चैलेंज टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लैग ऑफ हाई एल्टीट्यूड। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हम लोग के पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। हम लोग एयरक्राफ्ट इंजन बना तो लें, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए उसकी फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, राइट? हम लोग अभी जो कावेरी इंजन बना रहे थे, आपको मज़ाक लगेगा बट इट इज़ अ फैक्ट। कावेरी इंजन डेवलप करने में हम लोग के पास पहली बात तो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, ना हम लोगों ने डेवलप करा। हम लोग उसे टेस्टिंग करने के लिए रसिया ले जाते थे। रसिया के वहाँ टेस्टिंग करते थे, फिर वापस लाते थे। तो जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, आपने पैसे नहीं दिए, आपने बेसिकली टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप करा। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन न्यू इंजन विद इंडिजिनियस एवियोनिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपके जो खुद के सिस्टम्स हैं, इंजन्स को उसके साथ इंटीग्रेट करना, दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, बट यू कैन easily find a solution of this. अब UPSC relevance analysis, what is our overall analysis for this? The overall analysis is that डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डेटरेंस बढ़ेगा, कैपेबिलिटी बढ़ेगी, इंडिजनाइजेशन बढ़ेगा। साइंस एंड टेक के हिसाब से इसके प्रपल्शन, मैंने आपको सारे एक्सपेक्ट कवर करें, इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी कवर करी हैं फॉर द कवरेज ऑफ साइंस एंड टेक। इंटरनल सिक्योरिटी, पावर प्रोजेक्शन, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड साइबर फिजिकल सिक्योर डेटा लिंक्स एंड कॉमर्स। हमारी खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम्स होंगे तो हमारा जो डेटा सिक्योर रहेगा, तो वो भी हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, राइट? मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर रखा है, अगर आप इस पे आप अपने आंसर राइटिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। डिस्कस हाउ द एक्विजिशन ऑफ द जेट इंजन टेक्नोलॉजीज एनहांस इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड स्ट्रेंथन इट्स आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन द डिफेंस सेक्टर। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी एस्पेक्ट इस पर छोड़ा है इसके क्वेश्चन से रिलेटेड। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, बायलैटरल टाइज इंक्रीज होंगे, डिप्लोमेसी, लेवरेज इन ग्लोबल डिफेंस मार्केट। जब आप फ्रांस को ऐसी चीज़ें देंगे तो फ्रांस भी आपका सपोर्ट करेगा। इकोनॉमी, आपके पास में आपके एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा, इकोसिस्टम से आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट, हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड आपके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे, राइट? आईपीआर राइट्स, सोवरेन राइट्स होंगे खुद के, ट्रांसपेरेंसी रहेगी प्रोक्योरमेंट में एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कंक्लूजन एंड की टेकअवेज क्या है? कंक्लूजन ये कहता है स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट्स 4 पॉइंट में समझ लीजिए। हमारे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को हेल्प होगी, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हमारी डेवलप होंगी, चाहे हम लोग को एम का ही क्यों ना हो। एम का के अलावा भी हम लोग और एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हम लोग अपने नेवी के लिए टेड बी एफ के एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं। सो उस पर मदद मिलेगी। हम लोग अपने अनमैन्ड सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, उसमें हम लोग को हेल्प मिलेगी। हम लोग की इकोनॉमी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा, हम लोग की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी एंड एक हम लोग हाई ट्रस्ट पार्टनरशिप के थ्रू हमारी नई मॉडल की डिप्लोमेसी जनरेट हो पाएगी, राइट? सो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एक बहुत ही पॉजिटिव पोस्टर के थ्रू देखा जाएगा। आपके लिए निमोनिक्स मैंने लिए बनाया है, आप इस पूरी चीज़ों को समझ सकते हैं। निमोनिक्स, हियर इज अ स्टेप, सोवेरेनिटी, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट सिस्टम एंड पार्टनरशिप, दिस यू कैन डिफाइन इन योर आंसर्स। आई नो दिस वीडियो विल गोइंग टू बी लॉन्ग, बट एक छोटी सी बात मैं बोल के खत्म करूंगा। छोटी सी बात यह है, बहुत पहले मैंने डिफेंस एनालिस्ट से या फिर बहुत हमारे फार्मर जनरल्स, उनने भी ये कह रखा है कि लोग ये समझते हैं कि डिफेंस इज ऑल अबाउट द कंजप्शन,
बट वो हमारी मेंटालिटी है। डिफेंस इज नॉट अबाउट कंजप्शन, डिफेंस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन। डिफेंस कंजप्शन नहीं करता है, डिफेंस पैसे नहीं खाता, डिफेंस पैसे बनाता है। आप पैसे लगाइए। देन यूएस ने पहले R&D पे पैसे लगाए, आज उसका डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस को कमा के देता है। सो इट इज इट इज ऑल बेसिस ऑन योर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, राइट? सो कोई भी चीज़ कैसे आपको रिप्रेजेंट करेगी, उम्मीद है मुझे आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होंगी। और लव, लेट्स गुड लक फॉर योर फ्यूचर, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। जय हिंद एंड जय भारत।